जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए टॉप जी के जीएस के प्रश्न। ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछते हैं। तो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप प्रैक्टिस के तौर पर भी इस वीडियो को देख सकते हैं। लास्ट में बताइए आपके टोटल कितने क्वेश्चन सही हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। पहला क्वेश्चन पूछा, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज जो है किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे, यह आपसे पूछा है। चलिए राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मौलिक कर्तव्यों को 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इन्हें संविधान के भाग 4A में अनुच्छेद 51A के अंतर्गत रखा गया। शुरुआत में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 6वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया जिससे कुल 11 मौलिक कर्तव्य हो गए। इन कर्तव्यों को सोवियत संघ यानी कि अब रूस के संविधान से प्रेरित होकर शामिल किया गया। इनका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय भावना, अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा को बढ़ावा देना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में चर्चा में भी रहा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया दी हुई है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 67 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख है। उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए राज्यसभा में एक विशेष प्रस्ताव लाया जाता है। इस प्रस्ताव को पहले राज्यसभा में बहुमत से पारित करना होता है, फिर उसे लोकसभा में साधारण बहुमत से पारित करना होता है। प्रस्ताव लाने से कम 14 दिन पहले की पूर्व सूचना देनी होती है। उपराष्ट्रपति को हटाने का कारण संविधान में अनिवार्य नहीं है, यानी इसे विलुप्त या वैचारिक आधारों पर लाया जा सकता है। यह प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया से अलग है जो महाभियोग द्वारा होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी। आपसे पूछा है निम्नलिखित में से किसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर की गई थी, आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, आरबीआई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। हिल्टन यंग आयोग की नियुक्ति 1926 में की गई थी ताकि भारत के लिए एक केंद्रीय बैंकिंग प्रणाली का सुझाव दिया जा सके। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। आरबीआई की स्थापना आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत हुई थी। प्रारंभ में आरबीआई एक निजी संस्था थी जिसे 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकृत किया गया। यह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीयकरण कब हुआ। आरबीआई का मुख्यालय शुरू में कोलकाता में था, जिसे बाद में मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया। वर्तमान समय में आरबीआई के जो गवर्नर हैं वो संजय मल्होत्रा साहब हैं। ये शक्तिकांत दास की जगह पर बने हुए हैं और ये देश के 26वें गवर्नर हैं। बाकी पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे। और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, तो ये भी सीडी देशमुख थे। तो जो कुछ भी इंपॉर्टेंट है आरबीआई से वो आपको बता दिया गया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है। हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा लिखी गई है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा 1909 में लिखी गई एक प्रसिद्ध पुस्तक है। इसे गांधी जी ने गुजराती भाषा में लिखा था और बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया इंडियन होम रूल नाम से। इस पुस्तक में गांधी जी ने ब्रिटिश शासन की आलोचना की और पश्चिमी सभ्यता की जगह भारतीय सभ्यता और स्वदेशी विचारों को महत्व दिया। गांधी जी ने इसमें सत्याग्रह, स्वराज, स्वदेशी और नैतिक मूल्यों की अवधारणाओं को स्पष्ट किया है। यह पुस्तक शिवाजी नगर दक्षिण अफ्रीका की यात्रा के दौरान समुद्र में लिखी गई थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योगों एवं औद्योगिक आधार
के विकास पर बल दिया गया। आपसे पूछा है किस पंचवर्षीय योजना में भारत में उद्योगों एवं औद्योगिक आधार के विकास पर बल दिया गया, यह आपसे पूछा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दूसरा पंचवर्षीय योजना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी कि 1956 से 1961 तक इसका कार्य पीरियड रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में भारी उद्योगों और औद्योगिक आधार का विकास करना। यह योजना प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पीसी महालनोबिस के मॉडल पर आधारित थी, जिसे महालनोबिस मॉडल कहा जाता है। इस योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। इस्पात, कोयला, मशीन निर्माण और विद्युत उत्पादन का प्राथमिकता दी गई। सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख भूमिका दी गई। इस योजना ने भारत के औद्योगिकरण की नींव रखी। पहला प्लांट जैसे भिलाई, राउरकेला, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र इसी योजना में स्थापित किए गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से किसे भारत का दूसरा लोकपाल नियुक्त किया गया है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजय मणिकराव खानविलकर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के पहले लोकपाल थे पिनाकी चंद्र घोष, जिनकी नियुक्ति 23 मार्च 2019 को हुई थी और जिनकी अवधि 27 मार्च 2022 तक रही। उसके बाद प्रदीप कुमार मोहंती ने एक्टिंग चेयरपर्सन के रूप में कार्य किया, परंतु वे पूर्व लोकपाल नहीं थे। भारत के दूसरे लोकपाल बने हैं अजय मणिकराव खानविलकर, जिन्हें 10 मार्च 2024 को पद की शपथ दिलाई गई। खानविलकर वर्तमान में लोकपाल की अध्यक्षता कर रहे हैं और वह पिनाकी चंद्र घोष के बाद इस पद को प्राप्त करने वाले दूसरे पूर्ण लोकपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा निम्न में से किसने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। निम्न में से किसने मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, निकिता पोरवाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। निकिता पोरवाल को 16 अक्टूबर 2024 को फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2024 का खिताब दिया गया था। उन्होंने भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता के 60वें संस्करण का शीर्षक जीता, वह मुंबई में आयोजित हुआ था। निकिता मध्य प्रदेश से हैं और अब वह भारत का प्रतिनिधित्व मिस वर्ल्ड 2026 में करेंगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है। आपसे पूछा है रायगढ़ घराना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है, या आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, कथक इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। रायगढ़ घराना भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कथक से संबंधित है। कथक के प्रमुख 4 घराने माने जाते हैं। कौन कौन से? तो लखनऊ घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना और रायगढ़ घराना। रायगढ़ घराना की स्थापना राजा चक्रधर सिंह, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ राज्य के महाराजा थे, ने 20वीं शताब्दी में की थी। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी 1965 में हुई थी। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और वर्तमान में इसके 164 सदस्य देश हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है, आपसे पूछा है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत में अमात्य निम्नलिखित में से किसको दर्शाता है, या आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मंत्री और अधिकारी को दर्शाता है। अमात्य का मतलब होता है मंत्री और अधिकारी। कौटिल्य, जिनका अन्य नाम चाणक्य के रूप में हम लोग जानते हैं, ने अपने ग्रंथ अर्थशास्त्र में राज्य के संगठन हेतु सप्तांग सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत के अनुसार एक राज्य के 7 आवश्यक अंग होते हैं। तो कौन कौन से? स्वामी, जिन्हें राजा कहते हैं, शासक होता है। अमात्य की बात करें तो इसका अर्थ होता है मंत्री और अधिकारी। जनपद की बात करें या जनपदा तो इसका अर्थ मतलब होता है क्षेत्र या प्रजा। दुर्ग की बात करें तो इसका अर्थ है किला। कोष की बात करें तो खजाना। छठवां है दंड यानी कि बल, सेना और प्रशासनिक शक्ति इसका अर्थ है। और मित्र की बात करें तो सहयोगी राजा, सहायक शक्तियां। ये जो है 7 जो थे ये सप्तांग सिद्धांत थे, या सप्तांग सिद्धांत जो दिया गया था।
अमात्य शब्द का तात्पर्य राजा के सहयोगी, मंत्री, सचिव एवं प्रशासनिक अधिकारी जो राज्य संचालन में मुख्य भूमिका निभाते थे। कौटिल्य का यह सिद्धांत आज के आधुनिक शासन तंत्र में भी प्रासंगिक माना जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा शून्यकाल किससे संबंधित है। शून्यकाल जो है किससे संबंधित है यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, लोकसभा व राज्यसभा में प्रश्न पूछने का समय जो है वह शून्यकाल से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शून्यकाल भारतीय संसद की कार्यवाही में एक अनौपचारिक समय होता है। यह प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद और सदन के नियमित कार्यों की शुरुआत से पहले होता है। शून्यकाल में सांसद किसी भी महत्वपूर्ण व तत्कालिक जनहित के मुद्दे को बिना पूर्व सूचना के उठा सकते हैं। यह अवधि आमतौर पर प्रातः 12 बजे शुरू होती है, इसलिए इसे जीरो हावर कहा जाता है। यह संसदीय कार्यवाही को 1950 के दशक से प्रचलन में आया, लेकिन यह संविधान या नियम पुस्तिका में उल्लिखित नहीं है। यह एक परंपरा है। शून्यकाल का मुख्य उद्देश्य सरकार का ध्यानाकर्षण करना और जनहित के मुद्दों को तुरंत उठाना होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। भारत में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 में दी गई है। भारतीय संविधान विश्व के कई प्रमुख संविधानों से प्रेरित है, जैसे कि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार और न्यायिक पुनरावलोकन, आयरलैंड से नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और स्वतंत्र न्यायपालिका। लेकिन संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया भारत ने मुख्यतः दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली है। भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका में भी संशोधन की प्रक्रिया 3 स्तरों पर आधारित होती है। कुछ संशोधन साधारण बहुमत से, कुछ विशेष बहुमत से और कुछ के लिए राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। बोकारो स्टील प्लांट जो है किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, रूस की सहयोग से। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बोकारो स्टील प्लांट झारखंड की स्थापना रूस के सहयोग से हुई थी। यह भारत का चौथा इस्पात संयंत्र था। इसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल द्वारा संचालित किया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत कब हुई आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इस प्रश्न का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 2019 में हुई। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 में हुई थी और पहली WTC यानी कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप न्यूजीलैंड ने 2021 में जीती थी भारत को हराकर। 2023 में जो कि दूसरा WTC का फाइनल हुआ वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता भारत को हराकर। और भी हाल ही में जो 2025 में WTC फाइनल हुआ वह ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका का हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की टीम विजयी रही। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा किस भारतीय शासक ने पहली बार रुपया सिक्का जारी किया था। किस भारतीय शासक ने पहली बार रुपया सिक्का जारी किया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, शेरशाह सूरी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। शेरशाह सूरी जिसका कार्यकाल पीरियड था 540 से 545 ने चांदी का सिक्का रुपया जारी किया। उसने सड़क ए आजम जिसे ग्रांड ट्रंक रोड बोलते हैं का निर्माण करवाया। दिल्ली में पुराना किला भी शेरशाह सूरी द्वारा बनवाया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा है किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था। किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया था, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संशोधन 1976 के तहत शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इससे केंद्र और राज्य दोनों को शिक्षा पर कानून बनाने का अधिकार मिला। इसी संशोधन से मौलिक कर्तव्य भी जोड़े गए थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा भारत में अशोक चक्र कितने तीलियों वाला होता है। भारत में जो अशोक चक्र होता है वो आपसे पूछा है कितने तीलियों वाला होता है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अशोक चक्र भारतीय ध्वज तिरंगा के मध्य में स्थित गहरे नीले रंग का एक चक्र है। इसमें कुल 24 तीलियां होती हैं जो धर्म चक्र यानी कि धर्म चक्र का प्रतीक है। यह चक्र सम्राट अशोक द्वारा स्थापित सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया। यह 24 तीलियां 24
24 गुणों या कर्तव्यों को दर्शाती है, जैसे प्रेम, शांति, धैर्य, त्याग, करुणा आदि। तिरंगे में अशोक चक्र को सफेद पट्टी के केंद्र में दर्शाया गया है, जो न्याय, गति और प्रगति का प्रतीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है। सुल्तान अजलान शाह कप जो है किस खेल से संबंधित है, ये आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या है। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, बताइए क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सुल्तान अजलान शाह कप एक अंतरराष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1983 में हुई थी और यह मलेशिया में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसका नाम सुल्तान अजलान शाह मलेशिया के पूर्व राजा और हॉकी प्रेमी के सम्मान में रखा गया। भारत ने इस टूर्नामेंट को कई बार जीता है और इसमें उसका प्रदर्शन अच्छा रहा है। यह टूर्नामेंट हॉकी खिलाड़ियों के लिए विश्व कप और ओलंपिक जैसी बड़ी प्रतियोगिता से पहले अभ्यास का अच्छा अवसर प्रदान करती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया। आपसे पूछा किस संविधान संशोधन के तहत जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया गया, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 101वां संविधान संशोधन के तहत। जीएसटी यानी कि वस्तु एवं सेवा कर को लागू करने के लिए 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 पारित किया गया। क्या संशोधन 8 सितंबर 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद प्रभावी हुआ और जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में लागू हुआ। इस संशोधन के तहत संविधान के में अनुच्छेद 246A, 269A और 279A जोड़े गए। यह एक राष्ट्र एक कर प्रणाली पर आधारित है। इसे जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा है आपसे। अगला प्रश्न पूछा, टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड टूर्नामेंट खेले जाते हैं। आपसे पूछा है टेनिस में एक वर्ष में कितने ग्रैंड टूर्नामेंट खेले जाते हैं, यह आपसे पूछा है। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। टेनिस में वर्ष भर में कुल 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट खेले जाते हैं, जिन्हें मिलाकर ग्रैंड स्लैम कहा जाता है। 4 ग्रैंड स्लैम कौन कौन से होते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है, जनवरी में होता है, हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है। फ्रेंच ओपन की बात करें तो आप पेरिस फ्रांस में होता है मई जून के महीने में, और क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कोर्ट भी आपसे पूछ लेता। तीसरा होता है विंबलडन, जो कि लंदन इंग्लैंड में आयोजित होता है और यह जून जुलाई माह में आयोजित होता है, या ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। और लास्ट का जो अंतिम होता है टेनिस टूर्नामेंट या होता है यूएस ओपन, जो कि न्यूयॉर्क अमेरिका में आयोजित होता है अगस्त सितंबर माह में, और हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये टूर्नामेंट पुरुष और महिला दोनों के लिए होते हैं और दुनिया में सबसे प्रतिष्ठित माने जाते हैं। तो ये रहे आपके टॉप जी के जीएस के प्रश्न। अब आज की वीडियो से प्रश्न है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है। WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये आपसे पूछा है। इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को किसी स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।